जब मैंने इस चैप्टर का ये लाइन पढ़ा, हेडिंग टाइटल द रूल ऑफ द रोड, मतलब सड़क के नियम, सड़क पर चलने के नियम, तो मुझे लगा कि वो बच्चों वाला होगा कि लेफ़्ट साइड से चलना चाहिए, रेड बत्ती जले तो रुक जाना चाहिए, ये सब होगा लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है, पढ़ना चाहिए। तो इसमें रोड के नियम के बारे में नहीं के बराबर है, कुछ कुछ बातें बस रोड के बारे में है और बाकी चीज़ जो है वो आपको अपने रेगुलर लाइफ से रिलेटेड है। और इन्होंने आज़ादी पर फोकस किया है कि जब आज़ादी जो मिलती है, जैसे हम लोग अभी आज़ाद हैं, तो आज़ादी को हम लोग गलत तरीके से हम लोगों ने सोच लिया है, जिसकी वजह से दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है। देख सकते हैं अभी भी पूरे साउंड में मेरे गांव में गाना बज रहा है, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुझे डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भी एजी गार्डिनर ने लिखा हुआ है इस चैप्टर में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। क्लास 11th का ये लेसन है द रूल ऑफ द रोड और इसके राइटर हैं अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। इनका जन्म हुआ था 1865 में और इनकी डेथ हुई थी 1946 में। वाइडली नोन अंडर हिज पेन नेम, ये अपने उपनाम से जाने जाते हैं। उनका उपनाम है अल्फ़ा ऑफ द प्लो, ठीक है, उनका उपनाम अल्फ़ा ऑफ द प्लो, ठीक है। हाँ, जैसे हम लोगों में उपनाम होता है ना, जैसे मेरा 2 नाम है, निशांत है और एक घर का नाम है राजा है, तो उनका नाम जो है उनका भी उपनाम है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े लेखक होते हैं उनको जैसे हम बोलेंगे टैगोर, तो टैगोर बोल दिए तो इसका मतलब है कि कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, उसे ही पेन नेम कहा जाता है। अल्फ़ा ऑफ द प्लो के नाम से ये जाने जाते हैं, एजी गार्डिनर, ठीक है। उसके बाद है वाज वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल एसेइस्ट, ये सबसे बढ़िया एसेइस्ट में से एक थे, सबसे बढ़िया निबंधकारों में से एक थे। ऑफ मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय के सबसे बढ़िया, सबसे मनोरंजक एसेइस्ट में से एक थे। इनके निबंध को आप पढ़िएगा, कहीं भी आपको बोरिंग फील नहीं होगी, ठीक है। ही वॉज द एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़ फ्रॉम 1902 to 1921। ये डेली न्यूज़ नाम की पत्रिका में 1902 से 1921 तक एडिटर के पद पर रहे, ठीक है, संपादक रहे। हिज एसेज कंबाइन आइडियाज़ एंड इमोशंस, इनके एस्से में, इनके निबंध में आइडिया और इमोशन, विचार और भावनाएं, दोनों चीज़ भरी रहती हैं। आप दोनों चीज़ों का संगम होता है, ये कंबाइन होता है, मिलान होता है। विद ब्यूटी ऑफ फॉर्म एंड रिमाइंड कलेक्शंस, कहाँ गया ये, विद ब्यूटी ऑफ फॉर्म, वो जो फॉर्म की जो सुंदरता है, वो जो उसका जो फॉर्म मतलब उसका जो रूप है, उसकी सुंदरता देखने को मिलेगी इनके निबंध में। एंड रिमाइंड अस, और हमें याद दिलाती है, इनकी जो निबंध है वो हमें याद दिलाती है ऑफ प्लीजेंट थिंग्स, अच्छी अच्छी चीज़ें। सनसाइन एंड मर्थ, सूर्योदय, सनसाइन का मतलब होता है सूरज का चमकना, सूर्योदय, ठीक है, सनसाइन सूरज का चमकना, और मर्थ का मतलब होता है आनंद, खुशी, ठीक है। तो सनसाइन और मर्थ के बारे में हमें याद दिलाती है। लाफ्टर एंड मर्थ, खुशी और हंसी और खुशी के बारे में याद दिलाती है, हंसी और खुशी। हिज कलेक्शंस ऑफ एसेज, उनके जो ऐसे के जो कलेक्शन है, उनके निबंध का जो भंडार है, कलेक्शन है, संग्रह है, इंक्लूड पेबल्स ऑन द शोर, विंड फॉल्स, मैनी फ्यूरोज, ये सारी उनकी किताबें हैं और इन किताबों में ढेर सारे एसेज हैं। इन दिस एसे, इस एसे में, ये जो आपके बुक में अभी जो चैप्टर है द रूल ऑफ द रोड, इस एसे में ही पॉइंट्स आउट इन एन ईजी एंड थॉट प्रोवोकिंग मैनर, उन्होंने बहुत ही आसान और थॉट प्रोवोकिंग मैनर, मतलब सोच को उकसाने वाला, सोच को जगाने वाला जो मैनर है, जो तरीका है, उस तरीके से इन्होंने बातें कही है कि आपकी जो सोच है वो उकसे, आपकी जो सोच है वो खुले कि मैं क्या कर रहा हूँ।
व्हाट कंस्टिट्यूट्स ट्रू लिबर्टी, और जो सच्ची आज़ादी है, जो ट्रू लिबर्टी है, जो सच्चा फ्रीडम है, वो कैसे बनता है, वो क्या है, आखिर सच्ची आज़ादी क्या होती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचे, नोटिफिकेशन आ जाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से बनाता हूँ, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी देखें। चलिए शुरू करते हैं। द रूल ऑफ द रोड, सड़क के नियम। पहला पैराग्राफ है, अ स्टाउट ओल्ड लेडी। स्टाउट का मतलब होता है मोटी या साहसी या बलवान। तो एक मोटी या साहसी या बलवान बूढ़ी औरत वॉज वॉकिंग विद हर बास्केट, मतलब अपने बास्केट के साथ घूम रही थी। बास्केट मतलब टोकरी, उनके हाथ में कोई टोकरी होगा, उनके साथ वो घूम रही थी। डाउन द मिडिल ऑफ अ स्ट्रीट इन पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद जो है वो रूस का एक शहर है। ठीक है, जो 1917 में जब रूस की क्रांति हुई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में हिस्ट्री में, रूसी क्रांति। ठीक है, तो रूस में जब क्रांति हुई थी 1917 में, उसके बाद इसका नाम लेनिनग्राद रख दिया गया, लेनिन के नाम पर लेनिनग्राद। और क्रांति से पहले जो था उस जगह का नाम था पेट्रोग्राद, जगह का नाम है। ठीक है, तो उनकी गलियों में एक मोटी बलवान महिला टहल रही थी, उनके हाथ में एक बास्केट भी था, टोकरी भी था। टू द ग्रेट कन्फ्यूज़न ऑफ द ट्रैफिक, और वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का बहुत कन्फ्यूज़न होता है, वो महिला भी कन्फ्यूज़ थी क्योंकि इतना ज़्यादा गाड़ी चलती है वहाँ पर, इतना बिजी स्ट्रीट है, इतना बिजी गली है, वो इतना बिजी सड़क है कि वहाँ पर आपको रोड पार करने में बहुत सारा समय लग जाएगा। जैसे दिल्ली मुंबई की सड़कों पर सड़क पार करने में भी सोचना पड़ता है, उसी तरह से, उससे भी ज़्यादा। वो तो लंदन है भाई, सोच सकते हैं कितनी गाड़ियाँ चलती होंगी। तो वो भी बहुत कन्फ्यूज़न में थी और चल रही थी अपना, उसको पता भी नहीं था रूल कैसे चलें। एंड विद नो स्मॉल पेरिल टू हर सेल्फ, और उनको कोई कष्ट भी नहीं था। पेरिल का मतलब होता है कष्ट। उनको जो है, उस महिला को कोई दुख भी नहीं था, कोई कष्ट भी नहीं था, मतलब उसको जैसे मन हो रहा था बेढंगे तरीके से चलती जा रही थी। ट्रैफिक को लेकर के कंफ्यूज थी, कभी दाएं कभी बाएं, कैसे भी चल रही थी, न लाइट का ख्याल कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर, उनके तरफ पॉइंट आउट किया गया, किसी ने किया, दैट द पेवमेंट वॉज द प्लेस फॉर फुट पैसेंजर्स, कि जो पेवमेंट है, पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ। फुटपाथ समझते हैं आप लोग, जिस पर पैदल चला जाए, सड़क के किनारे में जो छोटा सा जगह होता है जिस पर पैदल चलने वालों के लिए बना होता है, उसे पेवमेंट कहते हैं। कि किसी ने कहा कि जो पैदल चलने वाले जो हैं, फुट पैसेंजर जो हैं, उनके चलने के लिए पेवमेंट बना हुआ है, फुटपाथ बना हुआ है, आप उस पर से चलिए। बट शी रिप्लाइड, लेकिन उसने रिप्लाई किया, उस महिला ने, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, मैं वहाँ चलूँगी जहाँ मेरा मन होगा। वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ, हम लोगों ने अब आज़ादी पा ली है, क्योंकि रूस उसी वर्ष आज़ाद हुआ था 1917 में। रूसी क्रांति के बाद जब जो जार जो थे, रूस के सम्राट जो जार थे, उसका जब अंत हुआ था तो रूस आज़ाद हो गया था। तो उस महिला ने कहा कि हम लोगों ने तो अब लिबर्टी आज़ादी पा ली है ना, तो अब क्या कौन मुझे रोकेगा, मैं मेरा जिधर मन होगा उधर मैं चलूँगी। देखिए उसकी सोच। इट डिड नॉट ऑक्यूर टू द डियर ओल्ड लेडी दैट, ओल्ड लेडी के समझ में ये बात नहीं आई, ठीक है, कि इफ़ लिबर्टी इंटाइटल्ड द पुअर पैसेंजर टू वॉक डाउन द मिडिल ऑफ द रोड, कि अगर आज़ादी प्रदान की गई है, इंटाइटल्ड का मतलब होता है प्रदान करना, हकदार होना, तो अगर आज़ादी जो है वो पैदल चलने वाले पैसेंजर को दी गई है कि आप सड़क के बीच से होकर के भी जा सकते हैं, अगर आप आज़ाद हैं तो आप सड़क के बीच से होकर के जाने को आज़ाद हैं, ये आज़ादी अगर पैदल चलने वालों के लिए है, इट ऑल्सो इंटाइटल्ड द कैब ड्राइवर टू ड्राइव ऑन द पेमेंट, तब तो जो कैब ड्राइवर हैं उन्हें भी फुटपाथ पर गाड़ी चलाने की आज़ादी है, तब वो भी फुटपाथ पर गाड़ी चलाएंगे, तब क्या होगा?
अगर फुटपाथ वाले बोले कि हम रोड पे चलेंगे, और जो कैब ड्राइवर हैं, जो 4 चक्के वाले हैं, वो अगर फुटपाथ पर रोड पर दोनों चलाने लगे, तब क्या होगा? एंड दैट द एंड ऑफ सच लिबर्टी, और तभी ऐसी आज़ादी का अंत हो जाएगा जो उस महिला के दिमाग में भरा हुआ था कि हम आज़ाद हैं तो जिधर चाहेंगे उधर चलेंगे। तो गाड़ी वाला भी आज़ाद है, जिधर चाहेगा उधर चलेगा, उड़ा देगा 2 मिनट में आपकी आज़ादी और आपका जीवन सारा ख़त्म। हाँ, सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल काओस। इस तरह की जो आज़ादी है वो यूनिवर्सल काओस बन सकता है। काओस का मतलब होता है अराजकता। अराजकता मतलब अव्यवस्था, कुव्यवस्था बन जाएगी, वैश्विक कुव्यवस्था। अगर सब सोच ले कि हम आज़ाद हैं तो जो मन होगा वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबडी एल्स वे। अगर प्रत्येक व्यक्ति के रास्ते में आने लगे आज़ादी की वजह से, एंड नोबडी वुड गेट एनीवेयर, तब तो कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा। सब बोलेगा आज़ाद हैं, जहाँ मन होगा जाएंगे, सबके रास्ते में आने लगे तो कोई कहीं पहुंच पाएगा क्या? इंडिविजुअल लिबर्टी जो है, जो व्यक्तिगत आज़ादी है, जो पर्सनल आज़ादी है, वुड हैव बिकम सोशल अनार्की। वो जो आज़ादी है, पर्सनल आज़ादी, वो सामाजिक अव्यवस्था बन जाएगी, सामाजिक कुव्यवस्था बन जाएगी। अगर जिस तरह से उस महिला ने सोचा था उसी तरह से अगर सभी लोग सोच लेते तो क्या होता? कुव्यवस्था फैल जाती, सारा जो नियम कानून है वो सारे नियम कानून भंग हो जाते, ख़त्म हो जाते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो पर्सनल आज़ादी, अगर आज़ाद हो गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस चैप्टर से, पढ़ते रहिए। There is a danger of the world getting liberty drunk in these days, like the old lady with the basket. अब है क्या कि there is a danger of the world getting liberty drunk, कि दुनिया में एक तरह का खतरा मंडरा रहा है। जो खतरा क्या है? लिबर्टी ड्रंक है, आज़ादी का नशा है। आज़ादी के नशे का जो खतरा है ये दुनिया पर बहुत बुरी तरीके से मंडरा रहा है। लाइक द ओल्ड लेडी, उस ओल्ड महिला की तरह जो बास्केट लेकर के जा रही थी, वैसा नशा, वो जिस तरह से आज़ादी के नशे में थी वैसे ही नशे में लोग झूम रहे हैं। और भारत में आपको इस तरह के लोग, कई लोग मिल जाएंगे जो आज़ादी के नशे में चूर हैं। एंड इट इज़ जस्ट एज वेल टू रिमाइंड आवर सेल्व्स ऑफ वाट द रूल ऑफ द रोड मीन्स। और ये जो है, और इट इज़ जस्ट एज वेल टू रिमाइंड आवर सेल्व्स, कि ये सिर्फ हमें याद दिलाने के लिए है कि ऑफ वाट द रूल ऑफ द रोड मीन्स, कि रोड के रूल के नियम का मतलब होता क्या है। ठीक है, इसी को याद दिलाने के लिए मैंने ये बातें कही। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि इन ऑर्डर दैट द लिबर्टी ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व, द लिबर्टी ऑफ एवरीबडी मस्ट बी कर्टेल्ड। कि अगर सभी लोगों की आज़ादी को बचाना है, अगर सभी की आज़ादी को बचाना है तो सभी की आज़ादी पर कर्टेल, सभी की आज़ादी को थोड़ा कर्टेल करना पड़ेगा, आज़ादी को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने का मतलब ये नहीं कि उसकी आज़ादी छीन ली जाए। ठीक है, अब घूमने का तो सबको हक है, सबकी आज़ादी है कि आप जहाँ चाहें घूम सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे चाहें वैसे घूम सकते हैं। मतलब आप, मेरा मन है कि मैं बाइक चला सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता, लेकिन क्या मैं जैसे चाहूँ वैसे चला सकता हूँ? ऐसे 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 मैं चलाऊँ नागिन की तरह, किसी को लग जाएगी तो क्या होगा? ठीक है, तो वो मेरी आज़ादी नहीं है। हाँ, सीधे चलाएंगे, किसी को लगे नहीं, किसी को ठोकर न लगे। नहीं तो अगर मेरी तरह से अगर सब सोच ले कि मैं आज़ाद हूँ, जैसे चाहूँ वैसे चलाऊँ, तो सबको ठोक के रख देगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो सबकी आज़ादी को थोड़ा कर्टेल करना ज़रूरी है। When the policeman, जब कोई पुलिस वाला से कहता है एट पिकाडिली सर्कस, पिकाडिली सर्कस में, पिकाडिली सर्कस क्या है वो बताइए पहले। ये जो पिकाडिली सर्कस है वो लंदन का एक व्यस्त जगह है जहाँ कई सारे सर्क मिलते हैं। ये कोई सर्कस का नाम नहीं है। पिकाडिली सर्कस जो है वो किसी सर्कस का नाम नहीं है। वो लंदन में एक जगह है जहाँ कई सारे सड़क
आके एक जगह मिलते हैं, जैसे हम लोगों के पास चौराहा होता है ना, 4 सड़क मिलते हैं, तो वहाँ पर 4 ही नहीं बहुत सारे सड़क आकर के मिलते हैं, उसे पिकाडिली सर्कस जगह का, उस जगह का नाम है। कि जब पुलिस वाला आपको पिकाडिली सर्कस पर रोकता है, स्टेप्स इनटू द मिडिल ऑफ द रोड एंड पुट्स आउट हिज हैंड, और अपना हाथ दिखा करके रोकता है, इट इज़ द सिंबल नोट ऑफ टिरैनी, कि वो टिरैनी का सिंबल नहीं है, उत्पीड़न या अत्याचार का संकेत नहीं है, बट ऑफ लिबर्टी, वही तो आज़ादी का संकेत है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए उल्टा लेखक ने बहुत बड़ी बात कही है कि जब चौराहे पे खड़े होकर के कोई पुलिस वाला आपको रोकता है कि रुक जाइए, तो इसका मतलब है क्या वो आप पर अत्याचार कर रहा है, क्या आपकी आज़ादी को छीन रहा है, रोक रहा है? नहीं, वो आपको इसलिए रोक रहा है ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो, आपकी जान बची रहे। तो वास्तव में तो असली आज़ादी तो वही हुई जो आपकी जान बचा रहा है, आपकी सुरक्षा कर रहा है, वही ना आपकी आज़ादी हुई जो आपको सुरक्षित करे। अगर आप सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आपकी आज़ादी किस काम की? हाँ, तो ये आज़ादी का चिन्ह है। यू मे थिंक सो, आप ऐसा सोच सकते हैं। यू मे बीइंग इन अ हरी, हो सकता है कि आप जल्दी में हो, एंड सीइंग योर मोटर कार स्टॉप्ड बाय दिस इंसॉलेंस ऑफ ऑफिस। इंसॉलेंस ऑफ ऑफिस का मतलब क्या होता है वो बताइए पहले। इंसॉलेंस ऑफ ऑफिस का मतलब होता है कि किसी पुलिस वाले या किसी ऑफिसर का जो अशिष्ट व्यवहार होता है उसे ही कहते हैं इंसॉलेंस ऑफ ऑफिस। कि मान लीजिए बहुत इमरजेंसी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसे ब्लड चाहिए, खून चढ़ाना है, और मैं जा रहा हूँ खून चढ़ाने के लिए, वो मेरा कोई अपना है, और रास्ते में चौराहे पर लाल बत्ती जल रही है और किसी पुलिस वाले ने मुझे रोक दिया कि भाई रुक जा, लाल बत्ती जल रही है, उसके बाद जाना जब हरी बत्ती जलेगी। ठीक है, तो बीइंग इन अ हरी हो सकता है कि आप जब बहुत जल्दी में हो, एंड सीइंग योर मोटर कार स्टॉप्ड बाय दिस इंसॉलेंस ऑफ ऑफिस, कि जब किसी पुलिस वाले के द्वारा आपकी मोटर कार को रोक दिया जाए और आपको लगे कि वो अशिष्ट व्यवहार है, फील दैट योर लिबर्टी हैज़ बीन वायलेटेड, तब आपको लगेगा कि मेरी आज़ादी को किसी ने वायलेट कर दिया, मेरी आज़ादी का किसी ने हनन कर दिया। ठीक है, तो हाउ डेयर दिस फेलो इंटरफेयर विद योर फ्री यूज ऑफ दिस पब्लिक हाईवे, इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर दिस फेलो, इस व्यक्ति की, फेलो मतलब व्यक्ति, मनुष्य, साथी, सहयोगी, तो यहाँ पर इस व्यक्ति की हिम्मत कैसी हुई कि वो इंटरफेयर कर दे, वो इंटरफेयर करे, दखलंदाजी करे विद योर फ्री यूज़ ऑफ द पब्लिक हाईवे। जो पब्लिक हाईवे है, पब्लिक का सड़क है, उस सड़क पर आपको रोकने की हिम्मत करने वाला ये व्यक्ति कौन है? लेकिन अगर वही व्यक्ति है जो आपको रोकता है, आपको एक्सीडेंट होने से, उसके बाद यातायात को ठप होने से, जाम लग जाएगा, कैसे जाइएगा आप? इन सारी चीज़ों से बचाता है। तो ये सारी चीज़ें हम सोचते नहीं हैं। देन तब इफ़ यू आर अ रीजनेबल पर्सन, अगर आप एक रीजनेबल व्यक्ति हैं, अगर आप एक उचित व्यक्ति हैं, आप एक बढ़िया व्यक्ति हैं, यू विल रिफ्लेक्ट दैट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है चिंतन करना, तो आप चिंतन करेंगे, आप सोचेंगे थोड़ा, अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, रीजनेबल पर्सन है, तो कि इफ़ ही डिड नॉट इंटरफेयर विद यू, कि अगर उसने आपके साथ इंटरफेयर नहीं किया होता, आपको नहीं रोका होता, आपको आपके आज़ादी में दखल अंदाजी नहीं किया होता, ही वुड इंटरफेयर विद नो वन, तब तो वो किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे ही तो हर एक व्यक्ति है। तो अगर आपके साथ इंटरफेयर नहीं करता तो वो किसी के साथ इंटरफेयर नहीं, क्यों कोई किसी को वो क्यों रोकेगा? एंड द रिजल्ट वुड बी यू वुड नेवर क्रॉस पिकाडिली सर्कस एट ऑल, और तब जो है आप पिकाडिली सर्कस को कभी पार नहीं कर सकते, उस जगह से आप कभी भी निकल नहीं सकते, क्योंकि 24 घंटे वहाँ पर गाड़ियाँ साई साई चलती रहती है। तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप सड़क पार कर लेंगे। अगर वो पुलिस वाला आपको ना रोके तो सबको रोकेगा, आपको नहीं रोकेगा तो किसी को नहीं रोकेगा। ठीक है, तो सबको रोक करके वो सड़क पार करवाता है, आपकी आज़ादी छीन नहीं रहा है, आपकी आज़ादी को वो सहारा दे रहा है, मजबूत कर रहा है, आपको बचा रहा है। यू हैव सबमिटेड टू अ curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality। देखिए अब क्या है कि यू हैव सबमिटेड टू अ curtailment ऑफ प्राइवेट लिबर्टी, अगर आप अपने प्राइवेट लिबर्टी में,
अगर आप खुद से, आपकी जो पर्सनल आज़ादी है उसमें आप अगर थोड़ा सा काट छाँट करते हैं, कर्टेलमेंट का मतलब होता है काट छाँट करना, हल्का कम करना, आप खुद की आज़ादी में थोड़ा अगर कमी करते हैं, कर्टेलमेंट करते हैं सोच समझ करके, ठीक है, तो क्या होगा, यू मे इन्जॉय, तब आप इन्जॉय कर सकेंगे, आनंद ले सकेंगे अ सोशल ऑर्डर, ये जो सामाजिक जो व्यवस्था है, सोशल ऑर्डर है सामाजिक व्यवस्था का, विच मेक्स योर लिबर्टी अ रियलिटी, जो आपकी आज़ादी को वास्तविक बनाता है, उसका आप आनंद ले सकेंगे। अगर आप अपनी आज़ादी को थोड़ा कम करें खुद से, तो दूसरा कौन कम कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा नंबर पैराग्राफ है, लिबर्टी इज़ नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली। ये जो लिबर्टी है, ये जो आज़ादी है, वो पर्सनल अफेयर नहीं है, व्यक्तिगत मामला नहीं है। अफेयर का मतलब होता है मामला, ठीक है। तो ये कोई अपना मामला नहीं है, व्यक्ति एक आदमी का मामला नहीं है, बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब हम कोई ठेका लेते हैं, घर बनाने का ठेका लेते हैं कि हाँ घर बना देंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, साइन वाइन करवा करके एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप लोग समझते होइएगा। तो ये एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक आदमी का काम नहीं है कि अगर मेरी आज़ादी है तो मैं, इसका मतलब है कि मुझे पूरे समाज की आज़ादी को बचाने का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं खुद की आज़ादी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सारे समाज की आज़ादी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज़ादी जो है, लिबर्टी जो है, वो एक आदमी की चीज़ नहीं है, वो पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, पूरे समाज की चीज़ है। इट इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सभी लोगों के सोच का, सभी लोगों के इंटरेस्ट का, सभी लोगों के लाभ का एडजस्टमेंट है, सभी लोगों के लाभ का सुधार है, समायोजन है, ठीक है। इसमें सभी लोगों का लाभ है। इन मैटर्स विच डू नॉट टच एनीबडी एल्स लिबर्टी, जिसमें कि कोई किसी की आज़ादी को टच नहीं करता है, नहीं छूता है, नहीं डिस्टर्ब करता है। ऑफ कोर्स, बेशक आई मे बी एज फ्री एज आई लाइक, मैं जैसा चाहूँ वैसा फ्री रह सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा आज़ाद रह सकता हूँ। इफ़ आई चूज़ टू बी गो डाउन द स्ट्रैंड, द स्ट्रैंड क्या है वो देखिए। तो जो द स्ट्रैंड है वो जो है वो क्या है, द स्ट्रैंड लंदन की एक सजीली गली है। द स्ट्रैंड जो है वो लंदन की एक सजी हुई गली है, जिसमें कई सारे होटल्स हैं, कई सारे थिएटर हैं, कई सारे दुकान हैं, भरमार है इन सब चीज़ों की, ठीक है। उसका नाम है द स्ट्रैंड। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं उस गली में जाऊँ, द स्ट्रैंड में जाऊँ, इन एड्रेसिंग गाउन, मैं गाउन पहन के जाऊँ, बहुत बड़ा गाउन, बहुत बड़ा कपड़ा, लंबा वाला जो कपड़ा होता है वो पहन के जाऊँ, विद लॉन्ग हेयर, लंबे लंबे बाल रख के जाऊँ, बेयर फीट, नंगे पाँव जाऊँ, हु शैल से मी ने, कौन मुझे रोकेगा। यू हैव लिबर्टी टू लाफ एट मी, आपको मुझ पर हंसने की आज़ादी है, आप मुझ पर हंस सकते हैं, आपको आज़ादी है। बट आई हैव द लिबर्टी टू बी इंडिफरेंट टू यू, लेकिन मुझे भी आज़ादी है कि मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दूँ। एंड इफ़ आई हैव फैंसी फॉर डाइंग माई हेयर, लेकिन अगर मुझे, फैंसी मतलब होता है रुचि, ठीक है, मन, ठीक, इच्छा, कि अगर मेरी इच्छा है, रुचि है कि मैं अपने हेयर को कलर करूं, डाई करूं, रंगूं अपने बाल को, और वैक्सिंग माई मुस्टैच, और मैं अपने मूंछ को वैक्स करूं, वैक्सिंग का मतलब होता है वैक्स करना, बाल को हटाना, अगर मैं मूंछ को काटूं, ठीक है, और वियरिंग, या मैं पहनूं एक लंबी सी टोपी, एक टॉल हैट, लंबी सी टोपी, अ फ्रॉक कोट, एक फ्रॉक वाला कोट पहन लूँ, एंड सैंडल्स, और सैंडल भी पहन लूँ, लड़कियों वाला ड्रेस, लड़कों वाला ड्रेस मिक्स करके पहन लूँ, और गोइंग टू बेड लेट, मैं देर में सोने के लिए जाऊं, और गेटिंग अप अर्ली, या मैं सवेरे उठ जाऊं, आई शैल फॉलो माई फैंसी, मैं अपने मन की करूँगा। फैंसी मतलब अब मेरा जो रुचि है, मेरा जो, जिसमें मुझे मज़ा आता है, इन सब चीज़ों में अगर मुझे मज़ा आ रहा है मैं करूं, एंड आस्क नो मैंस परमिशन, और मैं अगर किसी का परमिशन नहीं लूं, क्या कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी दूसरे को किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है,
लेकिन अगर मेरे किसी काम से दूसरों को डिस्टर्ब होता है तो फिर वो गलत है, उसे आप आज़ादी का नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इन ऑल दीज, इन सभी चीज़ों में, एंड 1000 अदर डिटेल्स, यू एंड आई प्लीज आवर सेल्व्स एंड आस्क नो वंस लीव। और बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप और मैं, तुम और मैं खुद को प्रसन्न करते हैं। गाना सुनते हैं, डांस करते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, जो मन होता है पहनते हैं, जो मन होता है देखते हैं, जहाँ मन होता है जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें खुद को प्लीज़ करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए हम लोग करते हैं और किसी की मर्जी नहीं पूछते। वी हैव अ होल किंगडम, हमारा अपना साम्राज्य है। हमारा घर क्या है? हमारा अपना साम्राज्य, हमारी अपनी दुनिया है, उसमें हम जो मन होगा हम करते हैं। इन विच वी रूल अलोन, जिसमें हम खुद शासन करते हैं। कैन डू व्हाट वी चूज़, हम लोग जो चूज़ करेंगे वही करते हैं, जो पसंद होगा वो करते हैं। बी वाइज और रिडिक्यूलस, चाहे हम बहुत ज़्यादा वाइज हो जाएं, चतुर हो जाएं, या रिडिक्यूलस, भद्दा हो जाएं। हार्शली और इजी में हम बहुत कठोर हो जाएं या बहुत आसान हो जाएं। कन्वेंशनल और ओड, हम बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल हो जाएं, परंपरागत हो जाएं, पारंपरिक ढंग से काम करें, या फिर अलग तरीके से काम करें और रूप से काम करें। ठीक है, बट डायरेक्टली वी स्टेप आउट ऑफ दैट किंगडम, लेकिन जैसे ही हम उस साम्राज्य से, अपने साम्राज्य से बाहर निकलते हैं, आवर पर्सनल लिबर्टी ऑफ एक्शन इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय अदर्स पीपल्स लिबर्टी, कि जैसे ही हम उस साम्राज्य से निकलते हैं तो हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है, हमारे काम की जो पर्सनल आज़ादी है, हमारा जो पर्सनल आज़ादी का जो एक्शन है, इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय अदर पीपल्स लिबर्टी, वो दूसरे लोगों की आज़ादी के द्वारा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, या दूसरे लोगों की आज़ादी हमारे द्वारा रोक दी जाएगी, क्योंकि हम अपने आज़ादी से निकल करके, अपने काम से निकल करके दूसरे के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। जैसे देखिए, अभी घंटों से गाना बज रहा है और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर डीजे बजाया जाता है और पूरे गांव के लोग परेशान होते हैं। किसी के घर में कोई बीमार होगा, कोई डिप्रेशन में होगा, कोई चिंता में होगा, कोई रो रहा होगा, और ये डीजे बज रहा है, तो ये कहाँ की आज़ादी हुई भाई? कहाँ की आज़ादी हुई है? तो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए उन 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 बेवकूफ़ों को जो जिन्हें आज़ादी की कीमत नहीं पता और जिन्हें आज़ादी का मतलब नहीं पता। आज़ादी को गलत ढंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग, दूसरे की ज़िंदगी को परेशान करके रखे हुए हैं यार। ठीक है, मैं तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हूँ इन सब चीज़ों से। तो मुझे अपने दायरे में रह करके काम करना है, मतलब मेरी वजह से कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आई माइट लाइक टू प्रैक्टिस ऑन द ट्रोम्बोन। ट्रोम्बोन जो है वो एक पिप ही होता है बजाने वाला, तुर ही, जो आप देखते होंगे बैंड बाजा सब जो बजाता है पी पी करके, वो आप फोटो में लगा दूंगा, देख सकते हैं, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा ट्रोम्बोन। फ्रॉम मिडनाइट, मैं चाहूँ, अगर मेरा मन होगा कि मैं आधी रात से ट्रोम्बोन बजाना शुरू करूँ अपने घर में, टिल 3 in the morning, 3 बजे सुबह तक, 12 बजे रात से लेकर के 3 बजे सुबह तक मेरा मन है बजाने का ट्रोम्बोन। और अगर मैं बजाने लगूं, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, ठीक है, और जब सोने का वक्त होता है 12 से 3 में ही लोग सोते हैं, तो उसमें मैं अगर ट्रोम्बोन बजाना शुरू कर दूं, इफ़ आई वेंट ऑन टू द टॉप ऑफ हेल वैली टू डू इट कुड प्लीज़ माई सेल्फ। अगर मैं हेल वैली जो है, देखिए हेल वैली जो है वो वहाँ की, जहाँ पर लेखक का घर है, वहाँ पर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जहाँ पर एकदम सुनसान पहाड़ियाँ हैं, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ हैं। तो कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर जा कर के बजाऊँ तो मैं खुद को आनंदित करूँगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मैं अकेला हूँ, दूर दूर तक कोई नहीं है। तो वहाँ पर अगर मैं ट्रोम्बोन बजाता हूँ तो मैं अपने आप को प्रसन्न करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। बट इफ़ आई डू इट आउट इन द स्ट्रीट्स द नेबर्स विल रिमाइंड मी। अगर मैं गलियों में, अगर मैं अपने घर के अगल बगल में ज़ोर ज़ोर से बजाने लगूँ, द नेबर्स विल रिमाइंड मी, तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमें याद दिलाएंगे कि माई लिबर्टी टू ब्लो द ट्रोम्बोन मस्ट इंटरफेयर विद दियर लिबर्टी, कि मेरी जो आज़ादी है, ट्रोम्बोन को बजाने वाली जो मेरी आज़ादी है, वो उन लोगों की आज़ादी के साथ इंटरफेयर कर रही है, उन लोगों की आज़ादी में दखल अंदाजी दे रही है। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी शांति से रहने की आज़ादी है।
तो फिर उन लोगों की आज़ादी को इंटरफेयर कर रही है। टू स्लीप इन क्वाइट, उन लोगों को शांति से सोने की आज़ादी है, तो उन लोगों को शांति से सोने की आज़ादी को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ ना, तो किसी की आज़ादी के छीनने की शक्ति तो मेरे पास नहीं है। देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, एंड आई हैव टू एकोमोडेट, और मुझे, दुनिया में कई लोग हैं, 7.5 बिलियन लोग हैं करीब के करीब अभी, एंड आई हैव टू एकोमोडेट, और मुझे एकोमोडेट करना है, ठीक है, मतलब मुझे अनुकूल बनाना है, तालमेल बिठाना है, माई लिबर्टी टू दियर लिबर्टीज़, मेरी आज़ादी को उन सभी आज़ादी के साथ, मेरी आज़ादी सभी लोगों की आज़ादी के साथ तालमेल बना कर रहे, एकदम समायोजन करके रहे, अनुकूल बन के रहे, ये मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, ठीक। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। वी आर ऑल लायबल, हम लोग सभी लोग जो है वो जिम्मेदार हैं, लायबल का मतलब होता है जिम्मेदार, ठीक है, उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं, टू फॉरगेट दिस, इसको भूलने के, एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, वी आर मच मोर कॉन्शियस, हम लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, ऑफ द इम्परफेक्शंस ऑफ अदर्स इन दिस रिस्पेक्ट देन ऑफ आवर ओन, कि हम लोग खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अदर्स मतलब दूसरे के जो इम्परफेक्शंस हैं, जो खामियां हैं, इम्परफेक्शंस ऑफ अदर्स, दूसरे की खामियां निकालने में हम लोग बहुत जागरूक हैं कि उसमें क्या खामी है, उसमें क्या खामियां हैं। वो देखिए ज़्यादा ज़ोर से डीजे बजा रहा है, और जब मेरे घर पे शादी होगी तो मैं उससे भी ज़्यादा ज़ोर से डीजे बजाऊंगा, तो अभी मुझे उसकी खामियां दिख रही हैं, लेकिन वही काम जब मेरे पास होगा तो फिर मैं उससे भी ज़्यादा ज़ोर से बजवाऊंगा। तो हम लोग जो हैं वो दूसरे की खामियों को देखने में ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा तेज़ हैं। हमें अपनी गलती जो है, हमारी गलती जो है वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हमें अपनी भी गलती देखनी चाहिए, दूसरों की गलतियों को देखने के साथ साथ। छठा पैराग्राफ है, आई गॉट इन टू अ रेलवे कैरेज एट अ कंट्री स्टेशन, किसी देश में मैं एक रेलवे कैरेज में, रेलवे के डब्बे में मैं चढ़ा, ठीक है, द अदर मॉर्निंग, अगले सुबह, एंड सेटल्ड डाउन फॉर वाट द स्कूल बॉय वुड कॉल एन आवर्स शॉट एट अ ब्लू बुक, और मैं कुछ देर वहाँ पर रुका, ठीक है, और कुछ लड़के वहाँ पर ब्लू बुक जो होता है वो एक किताब होती है जिस पर सरकारी बायोडाटा, जिस पर सरकारी जो बायोडाटा होता है, सरकारी कामों का उल्लेख उसमें किया जाता है, ठीक है। तो उस किताबों का शॉर्ट का मतलब होता है कठिन मेहनत। कुछ स्कूल के लड़के उस ब्लू बुक को पढ़ने में कठिन मेहनत कर रहे थे, और मैं भी पढ़ने लगा, रुक करके देखने लगा, उनको भी मैं थोड़ा हिंट देने लगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़े एसेइस्ट थे, तो हिंट देने लगे स्कूली लड़कों को। आई वॉज नॉट रीडिंग फॉर प्लेजर, मैं खुशी के लिए नहीं पढ़ रहा था। अरे भाई, आंकड़े वाला कोई डाटा वाला किताब कौन खुशी के लिए पढ़ता है, ठीक है। जो अगर कोई जो है आंकड़ा है, कोई इसमें ईस्वी याद करना है कि ठीक है फलना युद्ध कब हुआ, ये चीज़ कहाँ पे है, ये चीज़ कहाँ पे है, ये चीज़ याद करने में किसी को इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है? बिल्कुल नहीं आता। वे लोग कोई भी प्लेजर के लिए, खुशी के लिए नहीं पढ़ते हैं। द ट्रूथ इज़ दैट, सच्चाई तो ये है, आई नेवर डू रीड ब्लू बुक्स फॉर माई प्लेजर, मैं कभी भी अपने आनंद के लिए ब्लू बुक्स नहीं पढ़ता। आई रीड देम फॉर द वेरी हम्बल पर्पस, बहुत एकदम साधारण सा उद्देश्य है उस किताब को पढ़ने का मेरा, ऑफ टर्निंग एन ऑनेस्ट पेनी आउट ऑफ देम, कि मैं उससे कुछ पैसे कमा सकूं। उस ब्लू बुक को पढ़ के मैं दूसरे को नॉलेज दूंगा और उससे मुझे कुछ पैसे मिले, या मैं जब कुछ लिखूं, कोई निबंध लिखूं तो मुझे उसमें काम दे, ठीक है। बस ये छोटा सा मेरा उद्देश्य है, इसलिए इंटरेस्ट के लिए मैं नहीं पढ़ता। इंटरेस्ट के लिए कोई कहानी पढ़ूंगा ना भाई, ब्लू बुक कौन पढ़ेगा। नाउ इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक फॉर प्लेजर, अगर आप प्लेजर के लिए कोई किताब पढ़ रहे हैं,
ठीक है, आप दिल की खुशी के लिए कोई किताब पढ़ रहे हैं, इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू, अगल बगल में क्या हो रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, आप डूब जाएंगे किताब में। कोई कहानी की किताब है वो अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगल बगल में कितना भी शोरगुल हो रहा है तो उससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि शोरगुल हो रहा है। लेकिन अगर आप अपने सिलेबस का कोई किताब पढ़ रहे हैं, क्लास का कोई किताब पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसा किताब पढ़ रहे हैं जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं है, तो आप बगल में अगर कोई ज़ोर से खांस भी देगा ना तो उससे आपको डिस्टर्बेंस होगा, आपको चिढ़ मचेगी कि कितना हल्ला कर रहा है, ठीक है। बट व्हेन यू आर रीडिंग अ थिंग एज अ टास्क, लेकिन अगर आप कोई चीज़ एक टास्क के रूप में, एक काम के रूप में पढ़ते हैं, यू नीड रीजनेबल क्वाइट, तब आपको एक उचित शांति की ज़रूरत पड़ती है, एक शांत माहौल की ज़रूरत पड़ती है। एंड दैट इज़ व्हाट आई डिडंट गेट, और यही कारण है कि मुझे वहाँ पर ये माहौल नहीं मिला। भाई ट्रेन का डब्बा है, वहाँ पर आप शांति वाला माहौल खोज रहे हैं, असंभव है। फोर एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर, इन केम अ कपल ऑफ मैन, दो लोग उसमें आए, चढ़े, कपल ऑफ मैन, दो लोगों का जोड़ा उसमें चढ़ा, वन ऑफ होम, उनमें से एक, टॉक्ड टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से बात कर रहा था, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, पूरे यात्रा जो एक दोस्त था वो बकर 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 करता ही जा रहा था, इन अ लाउड, एकदम जोर जोर से, एंड पॉम्पस वॉइस, पॉम्पस का मतलब होता है एकदम ढीठ, ठीक है, एकदम ढीठ आवाज़ में, एकदम ज़ोर ज़ोर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अगल बगल में कौन है, क्या कर रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, अपने में मग्न है, ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, ठीक है, गधे की तरह। एज आई रेसल्ड विद क्लाउजेज एंड सेक्शंस, ऐसा लग रहा था कि उस किताब में लिखे गए जो क्लाउज हैं, जो वाक्यांश हैं, वाक्यों के अंश हैं, और जो सेक्शन है, जो पैराग्राफ बना हुआ है, मैं उसके साथ कुश्ती लड़ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि शोरगुल हो रहा है। हिज वॉइस रोज लाइक अ गेल, और उसकी जो आवाज़ें थी वो आंधी तूफान, जैसे बिजली कड़कता है आंधी तूफान की जो आवाज़ होती है उस तरह से वो ट्रेन में गर्जन कर रही थी। एंड हिज फैमिली हिस्ट्री, और उसके फैमिली की हिस्ट्री, वो अपने फैमिली की हिस्ट्री बता रहा है। द डीड्स ऑफ हिज सन्स इन वॉर, युद्ध में, चूँकि उसी समय रूस जो है आज़ाद हुआ था, तो युद्ध में उसके बेटों ने किस तरह से लड़ाई किया उसके बारे में ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। एंड हिज क्रिटिसिज्म, ये जो कहानी, ये जो निबंध उन्होंने लिखा है वो रूस की आज़ादी हुई उसके बाद, तुरंत बाद इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो ये उस चीज़ों को देख करके लिख रहे हैं, ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा ये चीज़ें पढ़ते वक्त, ठीक है। पढ़ते पढ़ते थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना दोस्तों के साथ। चलिए, कि युद्ध में उसके बेटों ने किस तरह से लड़ा बहादुरी के साथ, उसके बारे में बात कर रहा है ट्रेन में बैठ के। एंड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ जनरल्स, और जो जनरल हैं, जो गवर्नर जनरल सब होते थे उस समय, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसके बारे में आलोचना किए जा रहा है। एंड द पॉलिटिशियंस, और नेताओं के बारे में आलोचना किए जा रहा है, बुराई कर रहा है। सब मर्ज्ड माई पुअर अटेम्प्ट्स टू हैंग ऑन टू माई जॉब, अपने जॉब को, अपने काम, मतलब उस किताब को पढ़ने का जो काम था उसको करने के लिए जो मेरी छोटी सी प्रयास थी, मेरा जो पुअर अटेम्प्ट था, थोड़ा जो छोटा सा प्रयास था, गरीब प्रयास नहीं होगा, छोटा सा प्रयास जो था, उसे सब को पानी में डुबा दिया गधे ने। सबमर्ज का मतलब होता है पानी में डुबा देना, इतना ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। आई शट अप द ब्लू बुक, मैंने उस ब्लू बुक को शट अप किया, बंद किया। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखने लगा। एंड लिसेंड वियरीली, एकदम उबाऊ से, वियरीली का मतलब होता है उबते हुए, उब जाना, एकदम उबते हुए मैं सुन रहा था। वाइल जबकि द वॉइस थंडर्ड, उसकी आवाज़ एकदम गर्जन कर रही थी बिजली की तरह। ऑन विद थीम्स लाइक दीज, और कुछ बातें, कुछ लाइंस इस तरह से वो बोल रहा था। नाउ व्हाट द फ्रेंच आउट टू हैव डन, कि अब फ्रेंच के लोगों को, फ्रांस के लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करेंगे। द मिस्टेक्स ऑफ जनरल्स मेड, जो गवर्नर जनरल सब थे उन लोगों ने ये मिस्टेक किया, वो मिस्टेक किया। इफ़ ओनली आस्कित, ये जो आस्कित है वो उस समय के प्रधानमंत्री थे, जो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय के प्रधानमंत्री थे आस्कित, ठीक है। वो आस्कित जो हैड बैरल ऑर्गन ग्रोनिंग आउट, बैरल ऑर्गन क्या होता है, बैरल ऑर्गन होता है वाद्य यंत्र, ठीक है। इफ़ ओनली आस्कित हैड ...
जो आस्कित ये कर दे, प्रधानमंत्री बना है आस्कित जो, तो वो ये करे, मतलब वो एकदम बोल रहा था ये सारी लाइनें। मैं पूरा नहीं, उन्होंने पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे। यू नो द शॉर्ट स्टफ, तुम ये सब सारी चीज़ें जानते हो, वो अपने दोस्त को बोल रहा है। आई हैड इट ऑल बिफोर, ओह सो ऑफन, मैंने ये सारी चीज़ें कई बार देखी हैं। इट वॉज लाइक अ बैरल ऑर्गन, ये जो वो जो बोल रहा था, वो जो व्यक्ति जो ट्रेन में बक बक कर रहा था अपने दोस्त के साथ, वो एक बैरल ऑर्गन की तरह बोल रहा था। जैसे बैरल ऑर्गन जो है वो वाद्य यंत्र है, गाना गाने वाला वाद्य यंत्र, उसकी तरह फटे हुए वाद्य यंत्र की तरह गाया जा रहा था। ग्रोनिंग आउट सम अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग ऑफ लॉन्ग एगो, ऐसा लग रहा था कि एक अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग लॉन्ग एगो, काफ़ी देर से एक भद्दा गाना, एक अरुचिपूर्ण गाना गाया जा रहा है। ठीक है, ग्रोनिंग का मतलब होता है कराहना, गाना नहीं गा रहा है, वो कराह रहा है, और वो जो काफ़ी लंबे समय से वो गीत चल रही है, ऐसा लग रहा था। चलिए 8 नंबर पैराग्राफ में है, इफ़ आई हैड आस्क्ड हिम टू बी गुड एनफ टू टॉक इन अ लोअर टोन, अगर मैं उसे एक धीमे टोन में बोलने के लिए बोलता, आई डेयर टू से ही वुड हैव थॉट आई वॉज अ वेरी र्यूड फेलो, अगर मैं ये बोलने की हिम्मत करता, डेयर करता, तो वो सोचता कि मैं एक र्यूड फेलो हूँ, मैं एक जो है वो एकदम र्यूड का क्या मतलब होता है? र्यूड का मतलब होता है जो अच्छा व्यवहार करने वाला नहीं, ठीक है, अभद्र व्यवहार करने वाले व्यक्ति को र्यूड कहा जाता है। तो मैं एक र्यूड फेलो हूँ, र्यूड व्यवहार करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मैं उसे बोलता कि भाई साहब थोड़ा धीरे बोलिए, ट्रेन में मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो उसे लगता है कि कितना अशिष्ट आदमी है। इट डिड नॉट ऑक्यूर टू हिम, उसे ऐसा नहीं लगा दैट एनीबडी कुड हैव एनीथिंग बेटर टू डू, कि उस ट्रेन में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के पास बेटर टू डू दैन टू लिसन टू हिम, कि उसको सुनने के अलावा भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ है करने को। कि उस ट्रेन में, उस बॉगी में जो भी लोग बैठे हुए थे, उन लोगों के पास वो जो व्यक्ति भौंक रहा था इतने देर से, उतने ज़ोर ज़ोर से, उस व्यक्ति को सुनने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो लोग उस रूम में बैठ करके कर सकते थे, लेकिन सारे लोग उसके लाउड वॉइस की चक्कर में, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ की चक्कर में कोई कुछ नहीं कर रहा था। एंड आई हैव नो डाउट, और मुझे कोई संदेह नहीं है, ही लेफ्ट द कैरेज, और उसने उस डब्बे को जब छोड़ा, कन्विंस्ड दैट, आश्वस्त होते हुए, ठीक है, एकदम संतुष्ट होते हुए, दैट कि एवरीबडी इन इट, जो भी उसमें थे, हैड थैंक्स टू हिम, उसे बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने वो रूम छोड़ा, थैंक्स टू हिम, हैड अ वेरी इल्यूमिनेटिंग जर्नी, ये जो जर्नी थी, वो जो यात्रा थी, वो बहुत ही मतलब क्या बोल रहे हैं, एकदम घटिया यात्रा के लिए लोग उसे धन्यवाद दे रहे होंगे। अ रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स, ठीक है, राइट्स के लिए, अधिकार के लिए एक रीजनेबल कंसिडरेशन, एक उचित, रीजनेबल का मतलब होता है उचित, रीजनेबल कंसिडरेशन जो है, उचित विचार जो है वो ज़रूरी है, और फीलिंग्स, और उचित जो है फीलिंग, जो भावनाएं हैं वो ज़रूरी है। ऑफ अदर्स इज़ अ फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट, दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखना ये फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट है, सामाजिक व्यवहार का जो है वो फाउंडेशन है, नींव है, कि समाज को अगर अच्छे से रखना है, देश में अच्छी सच्ची आज़ादी अगर रखनी है, तो सबके मन के विचार को आप ध्यान में रख के चलिए। 9 नंबर है, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि द राइट्स ऑफ ए स्मॉल पीपल, छोटे लोगों का जो अधिकार है, एंड क्वाइट पीपल, शांत लोगों का जो अधिकार है, आर एज इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व एज द राइट्स ऑफ ए स्मॉल नेशनलिटीज़, वो उतना ही ज़रूरी है जितना छोटी छोटी राष्ट्रीयताएँ, छोटी छोटी राष्ट्रीयताओं को बचाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी लोगों के, छोटे लोगों के अधिकार को बचाना भी ज़रूरी है। व्हेन आई हियर द अग्रेसिव बुलिंग हॉर्न, जब मैं एकदम ज़ोर ज़ोर से बुलिंग हॉर्न सुनता हूँ, बुलिंग हॉर्न मतलब एकदम क्या कहें, एकदम बदमाश वाला जो हॉर्न सुनता हूँ, बुलिंग का मतलब होता है एकदम बदमाशी वाला हॉर्न, जो पीछे से आप गाड़ी आगे से जा रहे हैं, पीछे से एकदम भो वाला जो ट्रक जो हॉर्न मारता है, वो वाला हॉर्न जब मैं सुनता हूँ, विच सम मोटरिस्ट डेलिबरेटली यूज़, जब कोई मोटर चलाने वाला जानबूझ करके वो हॉर्न दबाता है,
आई कन्फेस दैट, मैं कन्फेस करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, आई फील समथिंग बॉइलिंग अप इन मी, कि मेरे अंदर कुछ उबलने लगता है, उबलने लगता है मेरे अंदर गुस्से से कि उसका मैं सर फोड़ दूँ। इन मी विच इज़ वेरी लाइक what I felt when Germany came trampling like a bully over Belgium। जब जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया था, ठीक है, ट्रैम्पलिंग किया था, कुचला था, ठीक है, ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है रौंदना, कुचलना। तो जब जर्मनी ने बेल्जियम पर ट्रैम्पलिंग किया था, कुचला था बदमाशी से, ऐसा लग रहा था, ऐसा लगता है मुझे कि वो ट्रक का जो हॉर्न है वो उसी तरह से मुझे कुचल रहा है, और उस तरह से मुझे उतना गुस्सा आता है। अचानक से कोई आए और पीछे से आपको ज़ोर से हॉर्न बजा दे तो कैसा लगेगा। बाय वॉट राइट, किस अधिकार से, माय डियर सर, मेरे प्यारे सर, डू यू गो अलॉन्ग योर हाईवे, डू यू गो अलॉन्ग आवर हाईवे अटरिंग दैट हाइडियस कर्स ऑन ऑल हु इम्पीड योर पाथ। किस अधिकार से आप हमारे हाईवे पर जा रहे हैं, अटरिंग दैट, ये बोलते हुए कि दैट हाइडियस कर्स, वो जो हाइडियस कर्स है, वो जो घिनौना श्राप है, ऑन ऑल, सभी लोगों पर, जो हॉर्न जो आप बजाते हैं, हु इम्पीड योर पाथ, जो आपके पाथ में बाधा डालती है, ठीक है, वो जो आपके पथ में जो बाधा डालती है वो किस अधिकार से डालते हैं वो लोग, ठीक है। मैं चल रहा हूँ, किस अधिकार से मेरे पीछे में आकर के जोर से हॉर्न बजा देगा वो, उसका रास्ता बना हुआ है, मैं उसके रास्ते से नहीं चल रहा हूँ, फिर भी आके हॉर्न बजा देगा। कैन नोट यू अनाउंस योर कमिंग लाइक अ जेंटलमैन, क्या आप एक सभ्य आदमी की तरह नहीं आ सकते। कैन नोट यू टेक योर टर्न, क्या आप अपने टर्न से, अपने रास्ते से नहीं जा सकते, आपको हॉर्न बजाना जरूरी है क्या। एंड अगला पैराग्राफ है, देयर इज द मोर हार्मलेस पर्सन हु हैज़ बॉट अ वेरी ब्लैटेंट ग्रामोफोन, और सबसे ज़्यादा हार्मलेस पर्सन, सबसे ज़्यादा खतरनाक आदमी तो वो होता है जिसने हाल ही में एक नया ब्लैटेंट ग्रामोफोन खरीदा, एकदम ज़बरदस्त, एकदम मजबूत ग्रामोफोन खरीदा है, ग्रामोफोन जिसमें सीडी लगा करके गाना सुनते हैं, वो खरीदा। एंड ऑन संडे आफ्टरनून सेट्स द थिंग्स गोइंग, और सारा चीज़ सेट करके संडे को दोपहर के समय ओपन्स द विंडो, खिड़की खोल देता है, एंड फील्स द स्ट्रीट, और गलियों को, जो गलियां हैं उसके अगल बगल में और आस पड़ोस की गलियां, उन गलियों को भर देता है उस गाने से। किस गाने से, कीप द होम फायर्स बर्निंग। ये जो कीप द होम फायर्स बर्निंग है, ये युद्ध के समय जब जो है युद्ध हो रहा था, आज़ादी हो रही थी रूस की, तो उस समय ये गाना बज रहा था। ये गाने का टाइटल है, गाने का नाम है कीप द होम फायर्स बर्निंग। जैसे हमारे इधर देशभक्ति गाने हैं ना, आज़ादी के समय युद्ध करने के लिए जो जा रहे थे तो एकदम जो युद्ध वाला गाना सब होता था, तो वही गाना है। ये गाना पूरे अगल बगल में अगर कोई व्यक्ति ग्रामोफोन में फुल साउंड दे करके बजा दे, और सम सिमिलर बैनलिटी, और इसी तरह की कुछ और गानाएं बजा दे, व्हाट आर द राइट लिमिट्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन अ मैटर ऑफ दिस सॉर्ट। इस स्थिति में सामाजिक व्यवहार का क्या अधिकार रह जाएगा। लेट अस टेक द ट्रोम्बोन एज एन इलस्ट्रेशन अगेन। चलिए एक और उदाहरण हम लेते हैं ट्रोम्बोन को लेकर के। हैजलिट सेड दैट अ मैन, हैजलिट जो है, हैजलिट क्या है कि जो है विलियम हैजलिट का नाम है, हैजलिट प्रसिद्ध अंग्रेज के निबंधकार हैं। हैजलिट ने कहा था कि एक आदमी हु वांटेड टू लर्न, जो सीखना चाहता है, दैट फियरसम इंस्ट्रूमेंट, ये जो खतरनाक इंस्ट्रूमेंट्स हैं बजाने का, खतरनाक जो भयंकर इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, वाज इंटाइटल्ड, उसे अधिकार था, टू लर्न इट इन हिज हाउस, अपने घर में सीखे। अगर कोई बजाना ही चाहता है, सीखना ही चाहता है, तो वो अपने घर में सीखे, ठीक है। इवन दाउ, यद्यपि ही वॉज अ न्यूसेंस टू हिज नेबर्स, भले ही वो अपने पड़ोसी के लिए न्यूसेंस हो, बाधा हो, रुकावट हो, ठीक है, फिर भी यद्यपि वो अपने, इवन दाउ मतलब यद्यपि वो अपने पड़ोसियों के लिए बाधा है, लेकिन वो उसे अपने घर में बजाना चाहिए। बट इट वाज हिज बिजनेस, ये उसका काम है, टू मेक द न्यूसेंस एज स्लाइट एज पॉसिबल,
कि वो इस बाधा को जितना कम हो सके करे। अपने घर में भी बजाने का मतलब ये नहीं है कि आप फुल साउंड में बजाएं, क्योंकि आपके अगल बगल के लोग परेशान होंगे, ठीक है। जिससे अगल बगल के लोग परेशान होंगे, तो आप चाहें कि बाधा को, जो आप गाना बजा रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, उसे आप जितना कम चाहें कर सकते हैं। और हमारे गांव में तो भाई साहब क्या बताएं, जो 12-12 बजे रात से अगल बगल में जो है युद्ध शुरू होता है, ज़ोर ज़ोर से हल्ला गुल्ला गाली गलौज शुरू होती है, पूरे पूरे दिन होता रहता है। आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो बोलेगा जो हम आज़ाद हैं, आप हमें रोकने वाले होते कौन हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि मेरे वजह से, मेरी आज़ादी की वजह से दूसरे की आज़ादी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसे भी आज़ादी है कि वो मेरी आज़ादी को डिस्टर्ब कर सके। और अगर लोग एक दूसरे की आज़ादी को डिस्टर्ब करने लगे तो फिर कोई आज़ाद नहीं रह पाएगा। तो उस न्यूसेंस को, उस बाधा को जितना कम हो सके, स्लाइट हो सके, करना चाहिए, ठीक है। ही मस्ट प्रैक्टिस इन द एटिक, उसे बंद घर में वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड शट द विंडो, और खिड़कियों को भी बंद कर देनी चाहिए। ही, एटिक का मतलब होता है अटारी, ठीक है, घर। ही हैड नो राइट टू सिट इन हिज फ्रंट रूम, उसे सामने वाले रूम में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ओपन द विंडो, खिड़की खोलने का कोई अधिकार नहीं है। एंड ब्लो हिज नॉइज इनटू द नेबर्स, और नेबर्स ईयर विद द मैक्सिमम ऑफ वायलेंस, और अपने पड़ोसी के कान को एकदम उच्च आवाज़ से डिस्टर्ब करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है। उससे कोई आज़ादी नहीं है कि वो अपने पड़ोसी को आवाज़ से या किसी गाने से डिस्टर्ब करे। एंड सो, और इसलिए विद द ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन से भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते किसी को ग्रामोफोन में गाना बजाकर। इफ़ यू लाइक द ग्रामोफोन, अगर आपको ग्रामोफोन पसंद है, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव इट, और आपके पास हक है इसे रखने का। आपको ग्रामोफोन रखने से, आपको वाद्य यंत्र रखने से कोई नहीं रोक सकता। आप रखिए, बिल्कुल रखिए, आप बजाइए, बिल्कुल बजाइए। लेकिन चूंकि वो आप बजा किसके लिए रहे हैं? खुद को प्रसन्न करने के लिए। दूसरे को सुनाने के लिए तो नहीं बजा रहे हैं, खुद को पसंद करने के लिए खुद को पसंद है सुनना, इसलिए ना बजा रहे हैं। तो खुद सुनिए, खुद को पसंद है, खुद को खुश करना चाहते हैं तो खुद सुनिए। दूसरों को सुनाने की क्या ज़रूरत है? इससे दूसरे क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब होंगे भाई। बट यू आर इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टीज़ ऑफ योर नेबर्स, लेकिन आप तो अपने पड़ोसी के आज़ादी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। इफ़ यू डोंट डू व्हाट यू कैन टू लिमिट द नॉइज़ टू योर ओन हाउस होल्ड, इफ़ यू डोंट डू, अगर आप नहीं करते हैं, व्हाट यू कैन, जो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? टू लिमिट द नॉइज़ टू योर ओन हाउस होल्ड, अपने घर में जो आवाज़ें उठ रही हैं उस आवाज़ को कम करने का प्रयास अगर आप नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने पड़ोसी की आज़ादी में इंटरफेयर कर रहे हैं। योर नेबर्स मे नोट लाइक, आपके जो नेबर्स हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उन्हें पसंद नहीं आएगा। कीप द होम फायर्स बर्निंग, हो सकता है कि उन्हें ये जो गाना है कीप द होम फायर्स बर्निंग वो पसंद नहीं हो, आपको पसंद है, उन्हें दूसरा गाना पसंद हो, ठीक है। दे मे प्रेफर टू हैव दियर संडे आफ्टरनून अनडिस्टर्ब्ड, वे अपने संडे के दोपहर को बिना डिस्टर्ब हुए बिताना चाहते हैं, कि आराम से सोएं, आराम से कोई दूसरा काम करें, दूसरे काम करने में बिताएं। और आप चाहते हैं कि गाना सुन के बिताएं, तो बिताइए ना, लेकिन वो भी जो चाह रहे हैं करें, तो उन्हें भी तो वो करने दीजिए, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको? एंड इट इज़ एज ग्रेट एज इम्पर्टिनेंस, और ये उतना ही बड़ा इम्पर्टिनेंस है, उतना ही बड़ी अशिष्टता है, और ये उतना ही बड़ा ढीठपन है, गुस्ताखी है, फॉर यू, आपकी, विलफुली, कि आप जानबूझकर, विलफुली का मतलब होता है जानबूझकर, टू ट्रेस पास ऑन दियर पीस, कि आप उसके पीस में, आप उस अपने पड़ोसी के शांति में ट्रेस पास कर रहे हैं। ट्रेस पास का मतलब होता है बिना पूछे किसी के ज़मीन में घुस जाना, बिना पूछे किसी के बगीचे में घुस के तोड़ फोड़ कर देना। तो वही काम आप कर रहे हैं कि आप उसके शांति में, आप उसके शांतिपूर्वक जीवन में, शांतिपूर्वक दिन में घुस करके आप उसके शांति को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अगर आप दूसरे के संपत्ति में, दूसरे के ज़मीन में घुस करके तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़मीन उसकी है,
प्रॉपर उसकी ज़मीन है। तो ये जो पीस है, ये जो शांति है, वो शांति भी उसकी अपनी है, उसके दिमाग की शांति। वो चाहता है कि हम वो शांत रहे, उसे अधिकार है शांत रहने का, शांति प्राप्त करने का। तो आप उसके शांति में घुस करके, उसके शांत घर में घुस करके आपकी जो ग्रामोफोन की जो आवाज़ है, ठीक है, आपके बोलने की जो आवाज़ है, वो उसे तोड़ फोड़ कर रही है। ठीक है, ये आपका ये अधिकार आपको नहीं मिला है। एज इट वुड बी टू गो अनआस्क्ड, और बिना पूछे हुए आपकी आवाज़ उसके घर में जा रही है। इनटू दियर गार्डन्स एंड ट्रैम्पल दियर फ्लावर बेड्स, और ऐसा मानो कि उसके बागीचे में जैसा कोई घुस जाए और उसके फूल को उसके फ्लावर सेज को, जो फूल के बेड को तोड़ ताड़ दे, फोड़ फाड़ दे, पैरों से रौंद दे। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जो आवाज़ें जो जा रही है उस बेचारे को डिस्टर्ब कर रही है। हो सकता है वो बीमार हो सकता है उसे वो चीज़ पसंद नहीं हो। आई सपोज मैं मानता हूँ, द फैक्ट इज़ दैट, कि सच बात ये है, वी कैन बी नाइदर कंप्लीट एनार्किस्ट नॉर कंप्लीट सोशलिस्ट। हम लोग ना तो पूरी तरह से एनार्की हो सकते हैं, ना तो पूरी तरह से क्रूर हो सकते हैं, ना तो पूरी तरह से अराजकतावादी हो सकते हैं। अराजकतावादी का मतलब, एनार्किस्ट का मतलब क्या होगा? अराजकता फैलाने वाला, अशांति फैलाने वाला। हम पूरी तरह से वो नहीं हो सकते। नॉर कंप्लीट सोशलिस्ट, ना पूरी तरह से सामाजिक हो सकते हैं, क्योंकि गाना हमको सुनना ही है, सबको सुनना है, सब कुछ करना है, लेकिन थोड़ा दूसरों का ध्यान में रख के। इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, इस कॉम्प्लेक्स संसार में, इस जटिल दुनिया में ऐसा संभव नहीं है। और रेदर वी मस्ट बी जुडिशियस मिक्सर ऑफ बोथ, लेकिन हम लोग इन दोनों का एक न्यायोचित मिक्सर बन सकते हैं। इन दोनों का मिक्सर बन सकते हैं, बिल्कुल। वी हैव बोथ लिबर्टीज टू प्रिजर्व आवर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड आवर सोशल लिबर्टी। हमें अपने पर्सनल आज़ादी और हमें अपने सामाजिक आज़ादी को बचाने का पूरा अधिकार है, बिल्कुल है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इट इज़ इन द स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट, व्यवहार के इस छोटे से माजरे में, छोटी सी बात में, इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ द रोड, और रोड के रूल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब, आशा करता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा, ठीक है। द रूल ऑफ द रोड, और रोड के नियम को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट वी पास जजमेंट अपॉन आवर सेल्व्स, और हम लोग क्या करते हैं कि अपने ऊपर जजमेंट पास करते हैं, अपने ऊपर कोई बात जो है बोलते हैं, एंड डिक्लेयर दैट, और डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं कि वी आर सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड, हम लोग सभ्य हैं या असभ्य हैं। आप रोड पर चलते हुए नागरिक को देख करके पता कर सकते हैं कि वहाँ के लोग सिविलाइज्ड हैं या अनसिविलाइज्ड हैं। किसी गांव में रहने वाले लोगों के रहन सहन को देख करके, वहाँ के वातावरण को देख करके, लोगों के बिहेवियर को देख करके, ठीक है, आप पता कर सकते हैं कि वहाँ के लोग सभ्य हैं या असभ्य हैं। तो किसी जगह के सड़क पर चलते हुए लोगों को देख करके आप पता कर सकते हैं कि वहाँ के लोग सभ्य हैं या असभ्य हैं, ठीक है। अब आप ही लोग बताइए कमेंट करके कि भारत में रहने वाले लोग सभ्य हैं या असभ्य हैं। द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म का जो ये ग्रेट मोमेंट है, मतलब ये जो वीरता का जो महान क्षण है, और सैक्रिफाइस का जो ये क्षण होता है, वो रेयर होता है, दुर्लभ होता है। हमें हमेशा बलिदान करने का मौका नहीं मिलता। आज़ादी में हमें बलिदान करने का मौका मिला क्या? नहीं मिला ना। अब चाहेंगे भी तो नहीं मिलेगा, अंग्रेज़ों से हम नहीं लड़ सकते हैं। तो हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तब नहीं कर सके तो अभी तो कर सकते हैं। इट इज़ द लिटिल हैबिट्स ऑफ कॉमन प्लेस इंटरकोर्स जो है, सामान्य जगहों पर जो सम्मेलन होता है लोगों का, ठीक है, दैट मेक अप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ एंड स्वीट और मेक बिटर द जर्नी। और वही चीज़ें जो है वो ज़िंदगी को स्वीटन बनाती है, मीठी बनाती है, या ज़िंदगी के यात्रा को, जीवन को कड़वा बनाती है, ठीक है। लोगों का जो मिलन होता है सड़कों पर, क्योंकि सड़क पर लोग काम करने के लिए जाते हैं, सब कुछ काम करने के लिए जाते हैं। आई होप माई फ्रेंड इन द रेलवे कैरेज, मैं आशा करता हूँ कि मेरे दोस्त जो रेल के डिब्बे में बैठ कर के ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे,
विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस, इस चीज़ पर गौर करेंगे, देन ही विल नॉट सीज, आई एम श्योर, और तब वे ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, टू एक्सप्लेन टू हिज नेबर वेयर द फ्रेंच वेंट रॉन्ग एंड वेयर द जर्मन्स वेंट डिटो। और वे लोग जो अपने पड़ोसी को भी जोर जोर से ज़बरदस्ती नहीं बताएंगे कि फ्रेंच कहाँ गए, फ्रेंच गलत थे या जर्मन ने गलत किया, बट ही विल डू इट इन अ वे लोग ये काम दूसरों को बताना भी एक तरीके से बताना है भाई, जिसको इंटरेस्ट है उसको बताइए और उसी को बताइए। उसके बगल में कोई दूसरा काम कर रहा है, आप उसको बताने, इतने ज़ोर से बताना है कि बगल वाला डिस्टर्ब हो रहा है, दैट इज़ नॉट फेयर, ठीक है। एंड बट ही विल डू इट इन अ वे, और वो ये चीज़ उस वे में करेगा, उस तरीके से करेगा, दैट विल परमिट मी टू रीड माई ब्लू बुक अनडिस्टर्ब, कि ताकि मैं अपना जो ब्लू बुक है वो एकदम बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ सकूं। मैं चाहता हूं कि लोग दूसरे के आज़ादी को भी ध्यान में रख के काम करें, ठीक है, दूसरे के भावनाओं को भी ध्यान में रख के काम करें। ऐसा नहीं है कि आपको आज़ादी मिल गई तो दूसरे की आज़ादी को छीनने पर, दूसरे को डिस्टर्ब करने पर आप लग जाएं, ठीक है। तो मेरी जो आवाज़ सुन रहे होंगे वो भी, उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जो डीजे बजाते हैं या अपने घर में मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो कीजिए, लेकिन इस तरह से कीजिए, मारपीट मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए भाई, ये मत सोचिएगा मैं झगड़ा करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मत कीजिए, वो तो ऐसे ही बुरी बात है। लेकिन अगर आप डीजे बजाते हैं या फिर कुछ गाली गलौज करते हैं तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है, आपको भी डिस्टर्ब हो रहा है और आपके अगल बगल वालों को, अपने समाज के लोगों को, अपने गाँव के लोगों को और अपने पड़ोसियों को, अपने कॉलोनी के लोगों को भी डिस्टर्ब होता है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, बाय बाय।